दोस्तों, इस बार के लोकसभा के चुनाव के परिणाम पिछली 2 बार की अपेक्षा काफ़ी चौंकाने वाले रहे। बीजेपी इस बार दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो भारत की जनता है, उन्होंने एक बात तो बिल्कुल तय कर दिया कि उनसे ऊपर कुछ नहीं है और वोटर्स के माइंड्स को पढ़ पाना ये किसी भी एग्जिट पोल के बस की बात नहीं है। एग्जिट पोल में जो आंकड़े आज सामने आए हैं, उस आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत फिगर दिखाया जा रहा था। लगभग सभी जो एग्जिट पोल थे वो यही दिखा रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। लगभग 350 से 400 के बीच सीटें दिखाई जा रही थी। एक दो चैनल तो ऐसे थे, उन्होंने 400 पार का भी आंकड़ा सामने रखा था। लेकिन अब जब परिणाम सामने हैं, तो अगर हम एनडीए के बारे में बात करके सिर्फ ये जानना चाहें कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि अभी कुछ सीटों पर परिणाम आने बाकी हैं, तो लगभग बीजेपी जो है ये 238 सीटों पर अभी है। 238 मतलब ये है कि राउंड फिगर देखा जाए तो लगभग कुल लगभग 240-45 के आसपास सीटें बीजेपी जीतेगी। और डेफिनेटली ये जो आंकड़ा है वो विदाउट गठबंधन, यानी कि बिना अन्य दलों का सहारा लिए बीजेपी के लिए सरकार बनाना संभव नहीं कर रहा है। यानी कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए जो 272 का जादुई आंकड़ा होता है उसको तो पार कर रहा है, लेकिन बीजेपी अकेले इस आंकड़े को पार नहीं कर रही है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया गठबंधन के बारे में, तो ये भी लगभग 234 से ज़्यादा सीटों पर, या हो सकता है कि थोड़ा सा फेरबदल लास्ट में देखने को मिल जाए। तो ये भी एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ संभावनाएं इस बात की भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो 543 में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी ने, अगर यूपी और साथ ही साथ कुछ अन्य जो बड़े राज्य हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, ये कुछ बड़े राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की। तो उसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो एनडीए है, बीजेपी है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो 235 के आसपास या 240 के आसपास जो सीटें आ रही हैं बीजेपी की, अगर यूपी में वो मध्य प्रदेश में लगभग सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं, अगर उसी प्रकार से यूपी में भी बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली होती तो लगभग आंकड़ा ये बनता कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना पाती। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम आंकड़े देखें तो ये लगभग का आंकड़ा है, क्योंकि अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसी बीच ये वीडियो बन रहा है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 80 सीटें लोकसभा की, इसमें एनडीए को 35 सीटें मिले हैं और हो सकता है कि 2-4 सीटें और इसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी परिणाम आ रहे हैं। इंडिया को मिली हैं 44 सीटें, तो 44 सीटें मिल गई हैं इंडिया गठबंधन को। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर है, 48 सीटों में एनडीए को मिली हैं मात्र 19 सीटें और इंडिया को मिल गई हैं 28 सीटें। वेस्ट बंगाल में पिछली बार 18 सीट जीता था एनडीए, इस बार 10 सीटों पर सिमट कर रह गया, जबकि एग्जिट पोल में बता रहे थे कि लगभग 30 सीटें वेस्ट बंगाल में आ रही हैं एनडीए की। बिहार में तो ठीक ठाक मामला रहा। कर्नाटक में देखें तो पिछली बार 24 सीटें थी, इस बार मात्र 18 के आसपास सीटें हैं। राजस्थान में भी, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के सामने आती है कि पिछली बार यानी कि 2019 में बीजेपी ने जो सीटें जीती थी, ठीक है, जो सीटें जीती थी उसमें लगभग 100 सीटें बीजेपी इस बार हार रही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और अब जो एनडीए है वो बहुमत में तो है, सरकार बना सकता है, सरकार बनाएगा भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब एक गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि इसमें कुछ दल ऐसे भी शामिल हैं, आपको पता ही होगा कि पीडीपी और जेडीयू 2 दल हैं जो कि निर्णायक की भूमिका में आएंगे। और डेफिनेटली क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी अच्छी खासी संख्या है, और अगर ये 2 लोग थोड़ा सा डामाडोल साबित हुए तो बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल चुनाव परिणाम पर हर पार्टी अपना मंथन करेगी। इंडिया गठबंधन भी ये मंथन करेगा कि इतनी सीटें जीतने के पीछे मुख्य वजह क्या रही है, और बीजेपी भी डेफिनेटली ये मंथन शुरू कर चुकी है कि आखिर क्या वजह रही कि पिछली बार जीती हुई लगभग 100 से ज़्यादा सीटें वो इस बार हार रहे हैं। इसके कुछ संभावित कारण इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि
हाई इन एम्प्लॉयमेंट रेट। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ही असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न कर रही थी, खासतौर से ऐसे युवाओं के बीच जो कि जॉब के लिए काफ़ी परेशान थे। उन्होंने यूपी के बदले अब धीरे धीरे अदर स्टेट की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। ये एक कारण हो सकता है। दूसरी बात की इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, तो महंगाई के भी काफ़ी जो है मतलब बढ़ रही थी, सिलेंडर के दाम वगैरह बढ़ रहे थे, ये भी एक मुद्दा था। हालांकि इसको जस्टिफाई करने का प्रयास भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये एक असंतोष का कारण तो था। दूसरी बात थी कि अपोजिशंस ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसे वादे किए जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग हम 30 लाख नौकरियां उत्पन्न कर देंगे। तो 30 लाख नौकरियां, और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती तो अगले 6 महीने में ये भर्तियां हम शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, और हो सकता है कि युवाओं को लगा हो कि फ़िलहाल वर्तमान जो सरकार है वो तो कुछ खास ठीक ठाक कर नहीं रही है एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो हो सकता है कि अपोजिशन कुछ कर जाए। ये भी एक वजह हो सकती है। कांग्रेस ने कुछ ऐसी योजनाएं भी बताई जिसमें उन्होंने कहा था कि 8500 रुपये पर मंथ वगैरह, और जो गरीब महिलाएं होंगी उनको सालाना 1 लाख, मतलब जो गरीब महिलाएं होंगी उनको सालाना 1 लाख रुपए तक का मदद दी जाएगी। अग्निवीर योजना को उठाने की बात की गई। इसके अलावा जब कैंपेन हो रहे थे, जब चुनाव प्रचार किए जा रहे थे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बीजेपी की, तो उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए जिसमें मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम रिजर्वेशन वगैरह से। तो हो सकता है इसका भी परिणाम जो है वो पड़ा हो जनता के ऊपर। इसका भी मतलब जो होता है ना कि कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जनता उसको अपोजिट मान लेती है, अपने विरुद्ध मान लेती है, तो वगैरह ये भी एक कारण हो सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए थे तो लगभग 400 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी, और उसके बाद एक लंबे समय तक भारत में गठबंधन की सरकारें ही बनती रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने गठबंधन सरकार का जो ये पैटर्न था उसको समाप्त कर दिया था। पूरा मैंडेट उनको मिला था। शायद भारत की जनता ने उनको संपूर्ण अधिकार दे दिया था कि भारत के हित में जो भी निर्णय आपको लेने हैं आप खुल कर लीजिए, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और 10 सालों तक भारत में इसी प्रकार की सरकार रही है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब 2024 में पुनः गठबंधन सरकार बनने के आसार नज़र आ रहे हैं, और किंग मेकर की भूमिका में 2 व्यक्तित्व हैं, नाम आप जान रहे होंगे। एक तो नीतीश कुमार हैं, जिनके बारे में कुछ भी मतलब पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो किसके पाले में चले जाएंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर पीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, और फिलहाल उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा था कि वो एनडीए को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर फाइनली सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि अभी जो ये गठबंधन सरकार बनने वाली है वो किस प्रकार से बनेगी। फ़िलहाल अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो इस पर कुछ वीडियोज़ मैं और भी बनाऊँगा। और एक बात फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सिनेरियो उत्पन्न हो रहा है उस पर एक निष्पक्ष राय रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी का पक्ष लेकर कोई बात नहीं रख रहा हूँ। फिलहाल आगे जो कुछ भी होगा उस पर प्रयास करूँगा कि एक निष्पक्ष वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा जाए। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।